हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधीयन एरा के बारे में, गांधी युग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम गांधी जी के पर्सनल जीवन के बारे में बात करेंगे तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो ये जो नाम है कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि उनके चारों पुत्र के क्या नाम थे। इसके बाद बात करें तो गांधी जी की जो स्टडी थी वो ग्रामीण प्रवेश में ही हुई थी, लेकिन उसके बाद 1889 से 91 तक गांधी जी इंग्लैंड गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। और जब वहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी कर ली और वापस इंडिया आए तो 1893 में साउथ अफ्रीका उन्हें वो गए एक केस के सिलसिले में। अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था जिसके केस के सिलसिले में 1893 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए। तब से लेकर लगभग 21 साल तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही रहे और उसके बाद 1915 में वापस इंडिया आए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम की एक मैगजीन पब्लिश की। ये इंडियन ओपिनियन किसकी रचना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम को फॉर्मेशन किया था। एक 1904 में फिनिक्स आश्रम का और एक 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म का। तो ये दोनों ही आश्रम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किन 2 आश्रम का फाउंडेशन किया था, तो आप इसे भी याद रखें। 1906 में गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह प्रयोग किया था, साउथ अफ्रीका में ही किया था। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि गांधी जी ने कहाँ पे अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था। हिंद स्वराज भी उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। तो ये पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो ये गांधी जी की रचना है। इसके बाद 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आए और इंडिया में वो सबसे पहले कहाँ आए थे, तो बॉम्बे में आए थे। जब वो इंडिया वापस आए तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो गांधी जी ने ब्रिटेन की मदद करने के लिए भारतीय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। और यही रीज़न था कि उस वक्त गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। इसके बाद गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद बात करें तो 1917 में क्या हुआ, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। ये गांधी जी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। तो ये पूछा जाता है कि भारत में पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था, तो वो बिहार के चंपारण ज़िले में उन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो हुआ क्यों था, तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो 3 कठिया प्रणाली को चला रहे थे। मतलब जो वहाँ के किसान थे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे 20 में से 3 भाग में, और जिससे किसानों की जो ज़मीन थे वो अनउपजाऊ होते जा रहे थे, बंजर होते जा रहे थे। तो इसके विरुद्ध में ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और अंग्रेज़ों को इस विद्रोह के बाद 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो ये एक सक्सेसफुल रहा गांधी जी के लिए और हमारे देश के लिए। उसके बाद 1918 में उन्होंने खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। उस वक्त क्या हुआ था कि अकाल पड़ने के कारण गुजरात के खेरा नाम के स्थान पर काफ़ी किसानों को के जो फसल थे वो बर्बाद हो गए थे, और जिसके कारण वो कर देने की स्थिति में नहीं थे, पर अंग्रेज़ मनमाना कर लगा रहे थे और वो ये मानने को तैयार नहीं थे।
काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। तो इसके विरुद्ध ही 1918 में गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया और इस खेरा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सम्मिलित थे। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में अपना समर्थन दिया और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल सत्याग्रह था, जहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल को एज ए वेपन यूज किया था। इसके बाद 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का नाम का एक कानून आया जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किया, रॉलेट एक्ट। तो ये जो कानून था ये काफ़ी बुरा था, क्योंकि इस कानून के तहत जो अंग्रेज़ थे वो किसी को भी मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और हम इसके विरुद्ध ना कोई वकील कर सकते हैं, ना कोई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये इस तरह का ये कानून था जहाँ पे ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी और ना ही कोई वकील होगा। तो इस कानून का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा था और गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी घोषित कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मतलब वहाँ पे अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नाम का एक स्थान था जहाँ पे 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर एक जनसभा चल रही थी और इस जनसभा पर जनरल ओ डायर ने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चला दी और अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें काफ़ी बूढ़े जवान, औरत, बच्चे सब तरह के लोग मारे गए और काफ़ी भयानक स्थिति थी वो। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ उससे काफ़ी लोग आहत हुए और इस आहत होने के बाद गांधी जी ने क्या किया, अपने जो उनको जो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी उसे उन्हें वापस कर दी। साथ साथ में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसके बाद 1920 में 2 आंदोलन हुए, एक खिलाफत आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन था वो एक्चुअल में जो यहाँ के जो मुसलमान थे वो टर्की के खलीफा का जो पद था उसको लेकर अंग्रेज़ों का विरोध में ये आंदोलन चला रहे थे। तो हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। और इसके बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो जो असहयोग आंदोलन था वो काफ़ी सक्सेसफुल आंदोलन साबित होता और था भी, काफ़ी ह्यूज सपोर्ट भी था इसको, काफ़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर तरह के लोग और हर धर्म जाति को भुलाकर इस आंदोलन में सब ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के ज़िले में चोराचोरी नाम का एक स्थान था जहाँ पे जो असहयोग आंदोलनकारी थे क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ कि एक थानेदार और 21 सिपाही मारे गए, जिसके कारण गांधी जी दुखी होकर उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो 1922 में उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया, अंग्रेज़ों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और 6 साल की सज़ा सुना दी और स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी 1924 में वापस रिहा होके आए। इसके बाद 1924 में कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था, बेलगांव सेशन, जो कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था और ये एकमात्र ऐसा सेशन था जहाँ पे गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा गांधी जी ने कहीं किसी भी
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये पूछा जाता है कि बेलगांव अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, या गांधी जी ने कौन से एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन आया था, और उसके बाद 1930 में क्या हुआ, सयोने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन के साथ ही नमक सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से उन्होंने इसे स्टार्ट किया, और लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय की, और 24 दिन तक वो पैदल चलकर उन्होंने वो गए कोस्टल एरिया में, और वहाँ पे जाकर उन्होंने गुजरात के कोस्टल एरिया में जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को, जो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या डांडी मार्च, इसे सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की संज्ञा दी थी, तुलना की थी। अगर हम 1931 की बात करें तो 1931 में गांधी जी और इरविन, जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार का इंचार्ज था, उसके साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया, और गांधी जी ने इसके साथ जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें भी कांग्रेस के एज ए लीडर पार्टिसिपेट किया था। बट ये मीटिंग उनके लिए, इस मीटिंग से वो ज़्यादा खुश नहीं थे। इसके बाद टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और एकमात्र व्यक्ति जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था तो वो भीमराव अंबेडकर थे। 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो जब 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग वोटिंग राइट्स की मांग की थी, और इसके गांधी जी अगेंस्ट में थे। गांधी जी ये मानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो और भी हमारे अंदर फूट आ जाएगी, हमारी एकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे, तो हमारी एकता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ना करे, इसलिए उन्होंने कन्विंस करने के लिए ही 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ था। और उसके बाद गांधी जी ने जो मेंबर्स थे SC ST के, उसके सीट्स बढ़ाए थे। 1940 में क्या हुआ था, गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, और इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो ये भी पूछा जाता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे उसके पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, मतलब एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की थी। इसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, और इसी आंदोलन के तहत उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और जिस दिन ये आंदोलन शुरू होना था उसके सुबह ही क्या हुआ कि ऑपरेशन 0 आवर्स अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। मतलब 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल में ही गांधी जी और जो भी फेमस पर्सनैलिटी थे उस वक्त, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलग अलग जगह पे रखा गया, और गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। और इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं 1942 में। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति, ऑपरेशन 0 आवर हुआ था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत ये घोषणा की गई थी कि अब भारत को, हमारे देश को आज़ादी दे दी जाएगी।
लेकिन जो क्या हुआ था कि हमारा देश दो भागों में बँटने वाला था और इस चीज़ के कारण उस वक्त बहुत ही सारी जगह हिंसा फैल रही थी। तो गांधी जी जो अभी बांग्लादेश है, नोआखाली ईस्ट बंगाल का हिस्सा था उस वक्त, और कलकत्ता में हिंसा हो रही थी उसको रोकने के प्रयास कर रहे थे। फिर उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत माउंटबेटन प्लान योजना के तहत भारत को आज़ादी दे दी गई। गांधी जी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दिल के एक प्रमुख नेता रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की संज्ञा दी और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की संज्ञा दी। तो आप याद रख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। और हम ये भी यहाँ एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। इसके बाद गांधी जी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो यूएनओ है उसने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मनाने के रूप में डिक्लेयर किया कि हम इस दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो ये दिन भारत के लिए इतना अच्छा था कि इस खुशी में हम प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे मनाते हैं 9 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और उसके बाद से 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी और 23 मार्च 2 दिन भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी गांधी जी के लिए और 23 मार्च भगत सिंह के लिए। इसके अलावा 23 जनवरी को हम कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। 11 अप्रैल को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर नेशनल मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट वर्क थे, लिटरेरी वर्क, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मैगजीन और बुक्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। इसके अलावा गांधी जी का एक फेमस क्वेट था जो ये भी पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि अगर आँख के बदले आँख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो ये गांधी जी ने कहा था। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके अलावा आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कुछ साल बाद ये कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि गांधी जी नाम का कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म भी लिया था। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आज डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, आपका धन्यवाद।